हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 7 और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। देखिए, पहले सूक्ष्म जीव क्या है। तब ऐसा जीव जिसको अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो जिस जीव को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हम लोग सूक्ष्म जीवों को अपनी आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं लाइन बाय लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में सांप हाथों में दम है, ऐसा लिखा हुआ रहता है कि जो हाथ साफ है उसमें दम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। तो हाथ में शरीर के सभी अंगों में पाए जाते हैं, जिसको समय समय पर अच्छी तरह से साफ सुथरा नहीं करने से हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। तो इसीलिए लिखा रहता है विद्यालयों में सांप हाथ में दम है। आगे दिया हुआ है स्वच्छ कार्यक्रम का आयोजन था, सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षक तथा बाहर से आए स्वच्छताकर्मी बच्चे को बता रहे थे कि शौच के बाद, खाने के पहले और किसी खाने या पीने वाले वस्तु को छूने के पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से राख या साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। यानी कि विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें सभी बच्चे जुटे हुए थे उत्साहित के साथ, और शिक्षक भी बाहर हैं। और प्लस में जो भी स्वच्छता कार्यक्रम जो आयोजित होता है तो उसमें बाहर से भी आदमी आए रहते हैं। स्वच्छता कर्मी जो होते हैं वो आते हैं बाहर से, और वो लोग बताते हैं कि बच्चों, अपने हाथ को साफ रखना चाहिए। शौच के बाद अपने हाथ को, खाने के पहले अपने हाथ को, किसी खाने या पीने वाली वस्तु को छूने के पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से राख या साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें बीमारियां नहीं लगेगी। हमें तरह तरह की जो बीमारियां होती है ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ये सब सूक्ष्म जीवी हमें नहीं दिखाई देते हैं। कोई मजदूर काम किया और काम करने के क्रम में ही क्या कर लिया कि उसका हाथ थोड़ा सा एथी है, धूल माटी लगा हुआ है, उसको झाड़ के और ले करके कुछ प्रसाद वगैरह कोई देता है तो खा लेता है। उसको अच्छी तरीके से धो करके ही खाना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में समझेंगे कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, कैसे अपने आप को अच्छा रखें, कैसे अपने आप को बीमारियों से बचाएं, और अपने अगल बगल अपने परिवार के सभी सदस्यों को कैसे बीमारी से बचाएं। इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों को देखना, आंखों से देखना, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे देखिए, बोला जा रहा है कि पानी और भोजन के साफ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। यानी कि पानी को या भोजन को साफ सुथरे स्थान पर ढक के रखना चाहिए, ढक्कन से ढक करके रखना चाहिए या अच्छे कपड़े से ढक करके रखना चाहिए, जिससे कि उसमें सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव न पड़ जाए, सूक्ष्म जीव नहीं उड़ जाए, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि आप बता सकते हैं ऐसी सफाई की जरूरत हमें क्यों। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि हमें बता सकते हैं कि ऐसी सफाई की जरूरत क्यों। तो हमें इसकी सफाई की जरूरत इसलिए पड़ता है कि हम लोग जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है। अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो इसमें आसानी से प्रवेश करके भोजन को खराब कर देंगे, पानी को खराब कर देंगे, जिसको पीने से, जिस भोजन को खाने से हम लोग को तरह तरह की बीमारियां होने लगेगी। आरंभ में बच्चे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने बताया कि हमारे आसपास मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ तक कि हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों पर भी अनेक जीव हैं। शुरू शुरू में बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा था उसमें बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये सर क्या बता रहे हैं, ये जो स्वच्छता का कर्मी होते हैं ये क्या बता रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उन्होंने बताया
कि हमारे आसपास के जो मिट्टी है, हवा है, पानी है, यहाँ तक कि हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों पर भी अनेक जीव हैं। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तब बच्चों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब बच्चों ने कहा कि ऐसा भी कोई जीव होता है जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो लोग दम आश्चर्य ही आश्चर्य रह गए। आगे देखिए, यहाँ पे आगे दिया गया है कि आपने आपने गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू का एहसास अवश्य किया होगा। तो जब बारिश होती है, गर्मी के बाद पहली बारिश जब होती है, तो उस समय मिट्टी बहुत ही खुशबूदार महकता है। तो जो मिट्टी जो होती है, मिट्टी की यह सोंधी खुशबू कहाँ से आती है? वास्तव में यह खुशबू मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। यानी बहुत सारे असंख्यक जीवाणु जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वह वो सब जीवाणुओं की ही खुशबू से ये जो मिट्टी होती है उस समय गमक करती है, सोंधी सोंधी खुशबू आती है, जिसको महिलाएं या छोटे छोटे बच्चे उस मिट्टी को खाने भी लगते हैं, जबकि उसमें जीवाणु रहते हैं। ये बातें को ध्यान देना चाहिए। धूल में पानी के छींटे पड़ने पर पानी की छोटी के छींटों के साथ उड़कर हमारे नाक तक खुशबू पहुंचती है। यानी कि धूल में जो पानी के छींटे पड़ते हैं और छींटे पड़ने पर पानी के छींटे उड़ करके हमारे नाकों तक उससे खुशबू पहुंचती है। सूखे धूल में हम इस खुशबू का एहसास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल में घुलने के बाद ही इसकी महक महसूस की जा सकती है। तो सूखे जो एथी होते हैं, सूखा धूल रहता है, उसमें हम लोग खुशबू को एहसास नहीं कर सकते हैं कि कैसा महकता है। लेकिन जैसे ही उसमें पानी पड़ता है, घुल जाता है, तो हम लोग इस खुशबू को एहसास कर पाते हैं कि उसमें से महक आ रही है। तो ये सब जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण ही, ये सब जीवाणुओं के रहने के कारण ही ऐसे गमक आती है, सोंधी सोंधी खुशबू आती है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि सजीवों का एक ऐसा अद्भुत संसार भी है जिन्हें हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि सजीवों का एक ऐसा भी अद्भुत संसार है, एक ऐसा भी दुनिया है वो लोग का, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये असंख्य अनगिनत हैं। इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। आपके विद्यालय के विज्ञान किट में यह यंत्र जो होता है, यह यंत्र जो होता है अवश्य होगा। इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। यानी हम लोग जो है सूक्ष्म जीवों को अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं। उसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र की जरूरत होता है, जो विद्यालयों में, विद्यालय के विज्ञान किट में ये यंत्र को रखा जाता है, जिसको टीचर से आप लोग मदद लेकर के देख भी सकते हैं। इस यंत्र को हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। या कभी कभी हम लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, नेत्र विशेषज्ञ के पास, तो जिस यंत्र से वो देखता है, आंखों को देखता है, उसे भी हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र ही कहते हैं। उससे भी सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, बीमारियों को पहचाना जाता है कि इसमें आखिर कौन सा, मतलब जो जीवाणु है, कौन सा सूक्ष्म जीव जो पड़ गया है, जिसके तहत आंख भी खराब हो जाता है। तो उस जीव को देखने के लिए, उस सूक्ष्म जीव का इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टरों के पास वो यंत्र रहता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। आगे देखिएगा, बताया है कि आइए हम सूक्ष्म जीवों की अद्भुत दुनिया को जानने का प्रयास करें। तो देखते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव की अद्भुत दुनिया के बारे में। क्रियाकलाप 1 यहाँ पे दिया हुआ है। क्रियाकलाप 1 कि शीशे के गिलास या कटोरी में बगीचे के किसी पेड़ के नीचे की गीली मिट्टी लीजिए, उसमें जल की कुछ मात्रा डालकर अच्छी तरह मिलाइए, गिलास को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मिट्टी के कण गिलास या कटोरी की पेंदी में बैठ जाएगा। अब आप गिलास के पानी की एक बूंद स्लाइड पर लीजिए। अपने शिक्षक की सहायता से स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। इस तरह के क्रियाकलाप के लिए आप अपने आसपास के गड्ढे या तालाब, पोखरे के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्रियाकलाप में क्या बताया गया है? तो इस क्रियाकलाप में बताया गया कि आप बगीचे में जाइए या किसी पेड़ के नीचे के जो मिट्टी है, गीली मिट्टी को उठाइए और उसको उठा करके एक गिलास में पानी लेकर के और उसमें डाल दीजिए और पूरा मतलब मिला दीजिए, घोर दीजिए। और कुछ देर के बाद जब मिट्टी बैठ जाएगा, तो उसमें के पानी को उठा करके और जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, एक स्लाइड पर रख के और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा उसको देखिए। आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे उसमें जीवाणु, बहुत सारे सूक्ष्म जीव
पड़े हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि दुनिया का कहीं भी कोई भी कोना हो, कहीं भी हो, सगदर हम लोग सूक्ष्म जीव को ही देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव को देखना होगा तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का ही प्रयोग करेंगे। यह नंगी आंखों द्वारा सूक्ष्म जीवों को हम लोग नहीं देख पाते। हालांकि कि कोनो कोनो सूक्ष्म जीव जो होता है जिसको अपनी नंगी आंखों द्वारा भी देख पाते हैं, लेकिन सभी सूक्ष्म जीव को अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है कि आपने क्या देखा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करते समय क्या आपने कुछ गतिशील संरचनाओं को देखा। वास्तव में यह गतिशील संरचनाएं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते सूक्ष्म जीव है। यानी यह जो गतिशील संरचना को अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं, यही वास्तव में क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि वर्ग 7 में पौधों में पोषण अध्ययन में अपने मृतजीवी पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नम स्थान पर रखे रोटी या पावरोटी के टुकड़े पर 2 या 3 दिनों के बाद हल्के भूरे, काले, सफेद धब्बे उभर आए थे। यहाँ भी उस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं। रोटी या पावरोटी पर उभरने वाली धब्बेदार संरचनाओं का अवलोकन आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कर सकते हैं। वास्तव में धब्बेदार संरचना सूक्ष्मजीव ही है। तो देखिए यहाँ पे जो है पावरोटी दिया हुआ है, यहाँ पे पावरोटी दिया हुआ है, और पावरोटी पर जो है संरचना, पावरोटी पर जो है भूरे और काले रंग की जो संरचना लौक रहा है, यही वास्तव में क्या है, सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव के कारण ही उस पर भूरे रंग की संरचना हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पावरोटी पर कवक, यह जो सूक्ष्मजीव है इस सूक्ष्म जीव का क्या नाम है, तो कवक नाम है। आगे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आप अपनी आंखों से किस हद तक छोटी वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं? क्या आप उसकी माप बता सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी नंगी आंखों से अधिक से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हम लोग अपनी नंगी आंखों द्वारा केवल अधिक से अधिक कितना मिलीलीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। इससे छोटी वस्तुओं को हम लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे अच्छा से। जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें, लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। बताइए, हम लोग केवल मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव जो है हजारवें या लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अब बताओ, तो हम लोग इसको आंख से अपनी नंगी आंखों द्वारा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। याद रखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है। तो सूक्ष्म जीवों को, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट सूक्ष्मदर्शी यंत्र का परिभाषा भी हो जा रहा है। आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों या वस्तुओं को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। हमारे विद्यालय के विज्ञान किट या प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी होता है। उससे हम किसी वस्तु या सूक्ष्म जीव का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यानी जो हम लोग के विद्यालय में जो सूक्ष्मदर्शी रहता है, उससे हम लोग किसी वस्तु के, सूक्ष्म जीवों के आकार को सामान्यतः 25 से लेकर के 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है कि दिए गए चित्र 7.2 को देखिए। सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे रहते हैं। ऊपर लगे लेंस जिसे हम देखते हैं नेत्रिका कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो है, इसमें जो ऊपर लगा हुआ जिससे हम लोग लेंस जो लगा हुआ है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, किसी सूक्ष्म जीव को देखते हैं, तो इसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका। आगे देखिए, इसी में बोला है कि सूक्ष्म जीव में कितने लेंस लगे रहते हैं? तो 2 लेंस लगे रहते हैं। ऊपर लगे लेंस जिसे हम देखते हैं उसे नेत्रिका कहते हैं, और नीचे के चकती पर 2 या 3 लेंस लगे रहते हैं। इसे वस्तु लेंस कहते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे रहते हैं। वास्तव में किसी वस्तु का आकार
नेत्रिका और वस्तु लेंस की लेंस क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है जिसके बीच में गोलाकार छिद्र होता है। इसी छिद्र के ऊपर कांच की स्लाइड रखते हैं। सबसे नीचे एक दर्पण होता है। इसकी सहायता से प्रकाश पुंज को छिद्र में फोकस किया जाता है। नेत्रिका तथा वस्तु लेंस को ऊपर नीचे कर व्यवस्थित करने के लिए दो बड़ी घुंडी लगी होती है। देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इससे हम लोग उस सूक्ष्म सूक्ष्म जीव को देखते हैं अपनी आंखों को लगा करके यहाँ पे। और यहाँ पे 3 लेंस लगा रहता है जिसे वस्तु लेंस कहते हैं। और ये वस्तु लेंस का क्या काम है, तो किसी वस्तु के किसी सूक्ष्म जीव को गुणनफल को कितना गुना बढ़ाना है या घटाना है उसको ये करेगा। इसके बाद कोर्स फोकस यहाँ पे दिया हुआ है, कोर्स फोकस। फिर यहाँ पे स्लाइड है, इस स्लाइड पे रख करके किसी वस्तु को देखते हैं। लाइट, नीचे से प्रकाश छोड़ा जाता है जिससे कि वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पायर्न फोकस है, पायर्न फोकस वगैरह ये जो भी चीज है ये सूक्ष्मदर्शी को हम लोग को दर्शा रहा है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र को। सूक्ष्मदर्शी यंत्र ही एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग सूक्ष्म जीवों को 25 से लेकर के 400 गुना बड़े तक ले करके देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे आगे दिया है लुई पाश्चर के बारे में। सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार से हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है एक महान डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहक। यानी कि सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार के बारे में सबसे पहले जो कहानी बताए थे उसमें कौन आते हैं, सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहक। ये डच के वैज्ञानिक है। इनके द्वारा करामाती यंत्र की खोज से, कौन सा यंत्र, करामाती यंत्र की खोज से संभवतः उन्होंने पहला सूक्ष्मदर्शी सन 1668 ईस्वी में बनाया था। ध्यान दीजिएगा कि जो एंटोनी वान लीवेनहक थे ये 1668 ईस्वी में पहला सूक्ष्मदर्शी यंत्र को बनाए थे। लीवेनहक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे जीवों को देखा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लगभग 200 वर्षों के बाद लुई पाश्चर ने यह बताया कि किण्वन प्रक्रम सूक्ष्म जीव इष्ट के कारण होता है। इसके बाद 1668 में तो इन्होंने बताया एंटोनी वान लीवेनहक, लेकिन उसके 200 वर्षों बाद लुई पाश्चर है, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो किण्वन प्रक्रिया होता है, जो किण्वन प्रक्रम होता है, वो किण्वन की प्रक्रम जो होता है इष्ट द्वारा होता है। इष्ट के कारण ही किण्वन प्रक्रम होता है। सूक्ष्मदर्शी की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अनेक जीव वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार के संबंध में रोचक जानकारियां दी। ये जानकारियां आगे की खोजों जो अभी भी जारी है के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई। आगे देखिएगा, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और बहुत ही जानकारियां धीरे धीरे बढ़ते गया सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, अब सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का होता है इसका वर्गीकरण भी किया गया। सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप से 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। पहला जीवाणु जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा प्रोटोजवा जिसे इंग्लिश में भी प्रोटोजवा कहते हैं। तीसरा कवक जिसे फंगी कहते हैं। चौथा शैवाल जिसे एलिगी कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न भिन्न अतिसूचक संचरण करने वाले विषाणुओं की भी एक वर्ग है। इसके अलावा भी ये 4 वर्गों में तो बांट दिया गया सूक्ष्म जीवों के, लेकिन इसके अलावा भी अति सूक्ष्म संचरण करने वाले विषाणु भी का एक वर्ग है। विषाणु अपनी संरचना एवं लक्षणों के कारण विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। चूंकि उनमें व्यवस्थित कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, अतः वे सजीवों से भिन्न प्रतीत होते हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वे अपने परपोषी के शरीर में वृद्धि, विकास और गुणन करते हैं, अतः वे सजीवों के समान भी प्रतीत होते हैं। वास्तव में विषाणु के संबंध में अभी तक यह स्थापित नहीं हो पाया है कि वे सजीव है या निर्जीव। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जिसके बारे में अभी तक ये भी जानकारी नहीं हो पाया है कि वो जीव जो है, जो सूक्ष्म जीव है वो सजीव है कि निर्जीव है, क्योंकि उसमें न तो उतना स्पष्ट सजीव का ही लक्षण दिखाई देता है और न ही उसमें उतना स्पष्ट निर्जीव का लक्षण दिखाई देता है। कुछ वैज्ञानिक उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या सीमा रेखा पर स्थित मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक ने तो उनको
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या सीमा का रेखा मान करके स्थित मानते हुए आगे अपने कार्यकलाप को भी करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीवों का चित्र दिया गया है। ये जो सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहा है, यह है स्पाइरल जीवाणु। ये माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका फोटो को ऐसे किया गया है, अपनी नंगी आंखों द्वारा हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये देख रहे हैं चेहरा जैसा है, ये कैप्सूल जैसा जो हम लोग देख रहे हैं, ये छरनुमा जीवाणु है, छरनुमा जीवाणु। तो जीवाणु का दो प्रकार दिया है ना। इसके बाद यहाँ पे है शैवाल। शैवाल में है कालेमाइडोमोनास, ये कालेमाइडोमोनास है, ये स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा। फिर प्रोटोजवा में दो है, अमीबा और पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजवा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे कवक के अंतर्गत 3 गो के बारे में दिया गया है। राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड भी कहलाते हैं, और पेनिसिलियम ये कवक के अंतर्गत आते हैं, और एस्परजिलस ये भी कवक के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है सूक्ष्म जीवों का निवास। सूक्ष्म जीव आखिर निवास कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग रहने के लिए अपने घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं तो रूम वगैरह लेकर के रहते हैं, तब ऐसे ही सूक्ष्म जीव कहाँ निवास करते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख पाएंगे, वो सभी जगह पाए जाते हैं। हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर और बाहर, सभी जगह सूक्ष्म जीव अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है अत्यंत विषम पर्यावरण में भी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सभी जगह पाए जाते हैं। बर्फीली चट्टान में भी पाए जाते हैं, गर्म झरने में भी, मरुस्थल में भी, समुद्र की तली में भी, दलदल में भी, आदि सभी जगहों पर ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कुछ परजीवी या सहजीवी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जीवाणु या कवक समूह या झुंड में रहते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अकेले रहते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं जीवाणु या कवक जैसे समूह या झुंड में रहते हैं। कुछ जीव जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और उसी के शरीर पर रहते हैं। और कुछ परजीवी जो होते हैं सहजीवी होते हैं, जो किसी जीव के फायदेमंद भी होते हैं, है ना। तो आगे देखिए, क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 कह रहा है कि आप आसानी से जान सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रहते हैं। एक साफ, स्वच्छ, पतली सीक या दांत खोदने वाली लीजिए। हल्के हाथों से सीक को अपनी 2 दांतों या दांत और मसूड़ों के जोर पर खुरचिए। खुरचने को एक साफ स्लाइड पर फैलाइए। पानी की 1-2 बूंद उस पर डालिए। सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। आरंभ में कम आवर्धन क्षमता और बाद में अधिक आवर्धन क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करते हुए अवलोकन कीजिए। आपने क्या देखा? वर्ग में शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कीजिए। तो हाँ, वास्तव में हम लोग के शरीर में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर 2 दांतों के बीच के मसूड़े को किसी झाड़ू के सीक के माध्यम से खोदेंगे या उससे खुरच करके निकालेंगे, और वो जो स्लाइड निकलता है, पीले वाला भाग निकलता है, अन्न कण का जो भाग निकलता है, जब ज़्यादा दिनों के बाद सड़ने लगता है, तो उसको ले जा करके अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें छोटे 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 सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वही धीरे धीरे क्या कर देता है, नहीं अच्छे से दांतों की साफ सफाई करने से दांत को खराब कर देता है, खोदिला वगैरह हो जाता है। तो ये चीजें जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है यहाँ पे। आगे देखिए, अब सभी सूक्ष्म जीव जो होते हैं हानिकारक ही नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म जीव कुछ मित्र होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। अब कौन मित्र है और कौन शत्रु है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। हर पल हर जगह हमारा वास्ता सूक्ष्म जीवों से होता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि सूक्ष्म जीव जब हमारे इतने करीब है तो वे हमें प्रभावित भी अवश्य करते होंगे। आप सही सोच रहे हैं। सूक्ष्म जीवों के इस अद्भुत संसार में कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, वे हमारे लिए मित्र की तरह हैं। और दूसरी ओर कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, वे अनेक रोगों, भोजन और वस्तुओं की बर्बादी के कारण है। तो ये जो बढ़ती हुई संसार है, इस संसार में कुछ सूक्ष्म जीव जो ऐसे हैं जो हम लोग को लाभकारी हैं, जो हमें फायदे पहुंचाते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं।
तो जो हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव है वो हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव है, हमारे शत्रु है। और जो सूक्ष्म जीव हमें फायदा पहुंचाने वाले हैं वो हमारा मित्र है। तो आगे देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कौन सा सूक्ष्म जीव जो है हमारा क्या फायदा पहुंचाता है। उपयोगी या मित्र व सूक्ष्म जीव। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे उपयोगी मित्र हैं। हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक टीका जैसे चिकित्सीय क्षेत्र, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरणीय साफ सफाई इत्यादि रखने में जो सूक्ष्म जीव हमें फायदा पहुंचाते हैं वही सूक्ष्म जीव उपयोगी है। आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम सूक्ष्म जीवों की कुछ उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करें। घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग क्या है? हम सभी दूध तथा दूध से दही बने हुए अनेक सामान तथा दही, पनीर आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आपने अपने घर पर अपनी माँ या दादी को दूध से दही जमाते देखा होगा। वे क्या करती है, हल्के गुनगुने पानी हल्के गर्म गुनगुने दूध में 2 या 3 चम्मच दही जामन या जोरन डालती है। 4 या 5 घंटे में दूध दही में बदल जाता है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग दूध को हल्का गर्म करके गुनगुने दूध में क्या करते हैं, जो जमा हुआ पहले से दही रहता है उसका जोरन डाल देते हैं। तो 4 से 5 घंटे के बाद दूध दही में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहले से जो जोरन था उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और जीवाणु में एक ऐसा गुण होता है कि वो मतलब कुछ ही देरों में अपनी संख्या में इतना वृद्धि कर लेता है जिसके कारण पूरा दूध को फैल जाता है, पूरा दूध में पसर जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण दूध जो होता है दही में बदल जाता है। वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। दही में पाया जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। दूध में तेजी से गुणन कर दूध को दही में बदल देता है। जीवाणुओं की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर प्राप्त कर सकते हैं। और जीवाणु के कारण ही वो दूध जो है दही में बदल जाता है और जीवाणु के कारण ही हम लोग दूध से पनीर भी बनाते हैं। आगे देखिए, अब बताइए अच्छा अच्छा जो एथी बन रहा है, मिठाइयाँ बन रहा है, अच्छा अच्छा जो है हम लोग के खाने के लिए पोषक तत्व वाला जो भोज्य पदार्थ बन रहा है वो सब जीवाणु के कारण हो रहा है। तो बताइए अब यहाँ पे नुकसान कैसे करेगा जीवाणु? यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव जो होगा वो लाभदायक होगा कि हानिकारक होगा? तो उपयोगी होगा, लाभदायक होगा, वो हानिकारक नहीं होगा। अभी अभी जो हम लोग देखे लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है हम लोग के लिए फायदेमंद है, हमारा मित्र है। आपने जलेबी, डोसा, इडली, भटूरा आदि जरूर खाया होगा। क्या आपने कभी उनको बनाने की पूर्व तैयारी देखी? इन सभी को बनाने की पूर्व तैयारी उनके निर्माण से लगभग 8 से 10 घंटे पूर्व शुरू हो जाती है। जलेबी के लिए मैदा, इडली डोसा के लिए पीसे हुए चावल और उड़द का दाल घोल बनाकर 8-10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इस अवधि में जीवाणुओं की सक्रियता के कारण घोल का आयतन काफी बढ़ जाता है। इससे जलेबी, इडली, डोसा आदि को स्वादिष्ट रूप से बनाना संभव हो पाता है। बेकरी उत्पादन जैसे पावरोटी, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है पावरोटी, केक आदि इतने मुलायम और फूले फूले क्यों होते हैं? तो ये सब जितना सारा हम लोग भोज्य पदार्थ देख रहे हैं ये सब भोज्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बन पाता है। तो यहाँ पे जो है भोज्य पदार्थ को बनाने में मदद कर रहा है, स्वादिष्ट पदार्थों को बनाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे जो जीवाणु है हमारे मित्र हैं, यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है हमारे मित्र हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है, हमारा दुश्मन भी है। देखते हैं क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 कहता है कि 1/2 यानी आधा किलोग्राम मैदा में थोड़ी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल की सहायता से गूंथिए। ईस्ट पाउडर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। गूथे मैदे को लगभग 2 या 3 घंटे तक छोड़ दीजिए। 2 या 3 घंटे बाद गूथे मैदे में क्या आप कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या उसके आयतन में कोई परिवर्तन नजर आता है? क्या बर्तन में उतना ही मैदा है जितना आराम से आपने गूथ कर छोड़ा था? तो जब हम लोग आधा किलो जो मैदा है उसमें थोड़ा चीनी, थोड़ा ईस्ट पाउडर डाल करके और गर्म जल से उसको सान करके छोड़ देंगे तो कुछ समय के 2 या 3 घंटे के बाद
उसकी आकृति बदल जाती है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ खिला हुआ लगेगा। आप देखेंगे कि गूथा हुआ मैदा जो है फूला या उठा हुआ है, आरंभिक मात्रा की तुलना में अधिक लग रहा है, उसके आयतन में वृद्धि हो गई है। ऐसा क्यों? ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर वह तेजी से गुणन यानी जनन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। गूथा मैदा फूल या उठ जाता है। क्या गूथे मैदे के स्वाद में भी कोई परिवर्तन होता है? पता कीजिए। तो ये जो चीजें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो श्वसन करती है ईस्ट गूंथते समय और वो अपने संख्या में वृद्धि करने के कारण ऐसा होता है। सोचिए अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो क्या वे हमें स्वादिष्ट जिलेबी, इडली, डोसा, दही, पनीर, बेकरी उत्पाद आदि मिल पाते? तो ये चीजें नहीं मिल पाते। आगे देखिए, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग। घर में आपने सिरका का उपयोग अवश्य किया होगा। आपको पता है सिरका किससे और कैसे बनता है? सिरका ईख, जामुन आदि फलों से बनता है, जिसमें सूक्ष्म जीव की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईख या अन्य फलों के रस को प्राकृतिक शर्करा या पाया जाता है। सूक्ष्म जीव ईस्ट प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर उसे सिरका में बदल देता है। औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर एल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड आदि के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ईस्ट में जैसे सूक्ष्म जीव जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर उसे एल्कोहल, सिरका आदि में बदल देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1857 में किया था। ध्यान दीजिएगा, सिरका के जो किण्वन प्रक्रिया होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही सिरका बनाया जाता है, एसिटिक एसिड आदि का निर्माण किया जाता है, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। और इस किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था 1857 ईस्वी में। आगे देखिए, क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 कह रहा है कि एक बीकर या कांच का बड़ा गिलास लीजिए, उसमें 3/4 भाग पानी लीजिए, 3 या 4 चम्मच चीनी मिलाइए, घोल में आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, घोल को गर्म खुले स्थान पर ढककर रखिए। 5 से 6 घंटे के बाद घोल को सूंघ कर देखिए, क्या आप घोल में कोई गंध पाते हैं? घोल की यह गंध एल्कोहल की है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बीकर लीजिए या कांच का एक बड़ा गिलास लीजिए, उसमें 3 से 4/4 भाग पानी लीजिए और उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी मिलाइए और घोल में आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दीजिए और घोल को गर्म खुले स्थान पर ढक करके रखिए और 5 से 6 घंटे के बाद वो क्या बन जाएगा? दारू बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ईस्ट द्वारा किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य जो है एल्कोहल को प्राप्त करके उसको पीता है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बच्चा इसको सीख करके इसको क्रियाकलाप को घर पे मत करना, नहीं तो दारू बनाने के जुर्म में अंदर भी जा सकता है सब, क्योंकि बिहार में शराब बंद है। अब क्रियाकलाप 5 बताते हैं। एक परख नली या कांच की लंबी पतली शीशी लीजिए, उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच ईस्ट पाउडर लीजिए, 3/4 भाग पानी डालिए। परख नली या शीशी के मुंह पर एक छोटा बैलून कसकर बांधिए। घोल वाली परख नली या शीशी को किसी गर्म खुले स्थान पर 24 से 36 घंटे तक छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या बैलून के आकार में कोई परिवर्तन नजर आता है? तो जब ऐसा करते हैं तो बैलून के आकार में परिवर्तन आता है। एक परख नली में चूना जल लीजिए, बैलून में इकट्ठे गैसों को चूना जल वाली परख नली में प्रवाहित कीजिए। परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। चूना जल के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? बैलून में इकट्ठी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके कारण चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। वास्तव में ईस्ट चीनी के घोल में तेजी से गुणन करते हैं तथा श्वसन के क्रम में CO2 गैस मुक्त होती है और CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है और 21 जीवाणु के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, तो ईस्ट के कारण। किसके कारण? ईस्ट के कारण। आगे देखते हैं औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग
आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि बीमारी की स्थिति में चिकित्सक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक गोली, कैप्सूल या सुई के रूप में देते हैं। कटने फटने, चोट लगने, बुखार खांसी या ऑपरेशन आदि में इस प्रकार की दवाओं का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये एंटीबायोटिक दवाएं भी सूक्ष्म जीवों के संवर्धन से बनती है। पेनिसिलिन, एस्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि कुछ ऐसे ही एंटीबायोटिक है जिनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि का संवर्धन कर किया जाता है। तो देखिए, औषधियों को बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। कहीं पे चोट लगता है, कट फट जाता है, खांसी बुखार या ऑपरेशन आदि में जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दिया जाता है वो सूक्ष्म जीवों को ही संवर्धन करके बनाया जाता है, जिसमें पेनिसिलिन, एस्पेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि ऐसे ही जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, जो औषधियों को निर्माण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनता है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक के खोज की कहानी बहुत रोचक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोगशाला में संवर्धन कर रहे थे जिससे जीवाणु जनित रोगों से बचाव हो सके। प्रयोग के क्रम में उन्होंने पाया कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी नज़र संवर्धन प्लेट पर लगे कुछ फफूंद के बीजाणुओं पर पड़ी। गहन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणुओं को वृद्धि को रोक रहे हैं। फफूंद बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर दे रहे थे। तब उनकी समझ में आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही थी, और इस प्रकार उस जीवाणुरोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, तो एंटीबायोटिक जो हम लोग दवाओं का उपयोग करते हैं, ये दवा की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक जो था, एक प्रयोगशाला में देखा, सूक्ष्म जीवों को प्रयोग कर रहा था कि कौन से सूक्ष्म जीव से हम लोग जीवाणु जनित रोगों से बच सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रयोग में पाया कि कुछ जो जीवाणु को रखे थे, तो जीवाणु क्या हो रहे थे, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा था। तो उनकी नज़र पड़ा प्लेट पर, जिस प्लेट पर फफूंद लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि फफूंद जो है सभी जीवाणुओं को नष्ट कर रहा है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने जीवाणुरोधक दवा बनाया फफूंद की सहायता से, जिस दवा का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक दवा है। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में एंटीबायोटिक का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं और बड़े पेड़ पौधों में सूक्ष्म जीव जनित रोगों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक भी है। यह हमारे शरीर, विशेषकर आहार नाल में पाए जाने वाले हमारे मित्र सूक्ष्म जीव जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करता है, को नष्ट कर देता है। इससे हमारे शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं उसको भी मार देता है, जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करते हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्यता, शरीर की स्वास्थ्यता प्रभावित होती है। आगे देखते हैं। दो बूंद जिंदगी की। दो बूंद जिंदगी की नारा ये सुने होंगे आप लोगों ने। जिस समय बच्चा बचपन में रहता है उस समय पिलाया जाता था 2 बूंद। एक दवा आता था, उसको पिलाया जाता था। ये शायद पोलियो का दवा था, शायद क्या था। 2 बूंद दिया जाता था, उसको पिलाया जाता था और कानी अंगुलिया को रंग दिया जाता था, जिससे यह पता चले कि बच्चा जो है पी लिया है। नहीं तो हाँ, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि इसको पी करके और उस एथिया को मिटा करके फिर जाके कहते थे पिलाइए, नहीं पिए हैं। तो इसीलिए उसको रंगना पड़ता था, जिससे पता चले कि बच्चा पी लिया है ना। तो 2 बूंद जिंदगी की, यह नारा आपने अक्सर सुनते देखते हैं। यह किस बीमारी से बचाव से संबंधित है? तो यह पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो विषाणु से बचाव हेतु 5 साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था। यानी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था।
हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों से बचाव के लिए संबंधित रोग का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। ये टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। बचपन में आपको भी इनमें से कोई ना कोई रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए गए होंगे। आपको कौन कौन से टीके लगाए गए हैं, वे किन किन रोगों से बचाव आपका करते हैं, इनकी सूची बनाइए। इसके लिए आप अपने माता पिता और शिक्षक की मदद ले सकते हैं। तो ये सब जो बीमारियां होता था, इसके लिए टीका या पोलियो का अब तो सुई भी आता है, और पहले दवाई पिलाया जाता था, जिससे बच्चों को 5 साल से जो छोटे बच्चे होते थे, उम्र से छोटे बच्चे होते थे, उसको पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता था और उसकी उंगली को रंग दिया जाता था। आज भी होता है। अब देखते हैं चेचक के टीके का खोज किसने किया था। चेचक के टीके का खोज 1796 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। कब किया? तो 1796 में। जो चेचक होता है उसको मैया जी हम लोग बोलते हैं। यही चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया। वैक्सीन में रोग के कारण सूक्ष्म जीवों को कमजोर बनाकर सूक्ष्म मात्रा में शरीर में डाला जाता है। यह इतना कमजोर होता है कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन शरीर इसके विरुद्ध प्रतिरोधी पदार्थ बना लेता है। यही प्रतिरोधी पदार्थ हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा भविष्य में होने वाले संक्रमण से हमें बचाता है। तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उसी का ही डोज लिया जाता है, सूक्ष्म जीवों का ही दवा बना होता है। आगे देखते हैं। कृषि में सूक्ष्म जीव। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, जो 78%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही है। पेड़ पौधों के उचित विकास, खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है, लेकिन पौधों में यह क्षमता नहीं होती कि वे वायुमंडल नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण कर सके। पौधों को इस कार्य में कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल मदद करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के उपयोग के लायक बनाते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, उसको सीधे तौर पर हमारे पेड़ पौधों में उतना क्षमता नहीं है कि उसको ग्रहण कर सके। इसलिए सूक्ष्म जीव उसके मिट्टी के जड़ों तर रहते हैं और उससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, लेकर के और उसको स्थिरीकरण करके मिट्टी के जड़ों तक मिट्टी में पहुंचाते हैं, और मिट्टी से पेड़ पौधे ग्रहण करके अपने सर्वाधिक जो एथी होता है, वृद्धि होता है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी अध्याय में हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं आगे पर्यावरण की साफ सफाई। पर्यावरण जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इसका साफ सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण की साफ सफाई। कक्षा 6 में अपने ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आपको याद होगा कि किस प्रकार जैव अपघटनीय वस्तुओं से आपने कंपोस्ट बनाया। जैसे विघटनीय पदार्थ या था सब्जी व फलों के छिलके, कागज, गत्ते, पेड़ों की पत्तियों, सूखे घास आदि अनेक ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पर्यावरणीय दशा यथा ताप, दाब, नमी की विविध स्थितियों में आसानी से विघटित हो जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनके विघटन में मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों का ही है। आप इसके लिए रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो देखिए, जो जैव विघटनीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि सारा आलू वगैरह हो गया, चाहे छिलका उल्का हो गया, तो ये सब सड़ जाते हैं। और इसको सराने में भी मदद कौन करता है? सूक्ष्म जीव। उसको सरा गला के मिट्टी बना देता है। लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सड़ते गलते नहीं है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो सड़ते गलते नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए एक ठोस कचरा और एक दो प्रकार के गीला कचरा, एक ठोस कचरा का प्रबंध किया जाता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 कह रहा है कि विद्यालय मैदान के किसी कोने में 2 छोटे छोटे गड्ढे कीजिए। एक में पेड़ों की पत्तियां, सब्जी के छिलके, कागज आदि डालिए तथा दूसरे में प्लास्टिक के टूटे खिलौने, बोतलें, कांच की बोतलें, पॉलीथीन थैली आदि डालिए। थोड़ी पानी डालकर दोनों गड्ढों को ढक दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद अवलोकन कीजिए। दोनों गड्ढे में हुए परिवर्तन को नोट कीजिए। वर्ग में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। आप पाते हैं कि जिस गड्ढे में जैव विघटनीय पदार्थ आपने डाला था,
वह पूरी तरह अपघटित हो गया, जबकि दूसरे गड्ढे में ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में सूक्ष्म जीव जैसे विघटनीय पदार्थ को अपघटित कर देते हैं। यह अपघटित पदार्थ पोषक तत्वों के रूप में पुनः पौधों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। पर्यावरण की साफ सफाई में सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मृत जानवर या पेड़ पौधों के अवशेष धरती पर पड़े रहते, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों के बाद मृत जानवर या पेड़ पौधे के सड़ने अर्थात अपघटन के बाद उनका कोई अवशेष दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? तो जो पदार्थ हम लोग बिकते हैं, जो कोई जानवर वगैरह मर जाता है उसको फेंक देते हैं, तो फिर चाहे कोई पेड़ पौधा जो है सड़ गल के उसकी पत्तियां गिर जाती है, पत्तियां गिरने के बाद कुछ हफ्ते या महीनों के बाद वो क्या होने लगते हैं, उस पर सूक्ष्म जीव अपना कार्य करके उसको जो जैव विघटनीय पदार्थ है तो उसको विघटन करके मिट्टी में बदल देता है। ऐसा इसलिए होता है। वास्तव में सूक्ष्म जीव उन जैव विघटनीय अवशिष्टों यानी मृत जानवर या पेड़ पर क्रिया कर अत्यंत सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस क्रिया में बड़ा ही खराब और तीक्ष्ण गंध महसूस होता है, यानी उसे बहुत ही भयानक गंध भी आता है, महकता है जब सड़ता है। तो ये सरल पदार्थ आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और इस पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हमारे चारों तरफ भी वायु और मिट्टी की क्या दशा होती, हमारा क्या हाल होता। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होता तो मरा हुआ जो जानवर है वैसा ही रहता और चारों बगल वही रहता, वही स्थिति होती और हम लोग को लात धरने का जगह नहीं मिलता अच्छा से। तो सूक्ष्म जीव मित्र भी है और शत्रु भी है। देखिए यहाँ पे मित्र बहुत उपयोगी काम कर रहा है सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव के मित्र के बारे में तो पढ़ लिया, हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं। एक तरफ जहाँ कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, तो दूसरी ओर अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण है। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित रोग के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित रोग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ है, सभी जगह उपस्थित है। ऐसी स्थिति में ये आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जा सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों या जंतुओं के संपर्क में आने से, कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी ये हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग को वातावरण में हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा या किसी संक्रमित व्यक्ति के प्रभाव में आ जाने से भी ये हमें तरह तरह की बीमारियां पहुंचाते हैं शरीर में पहुंचकर, या कोई कीट पतंग काट लेने से भी, कोई खास किस्म के कीटों या जंतुओं के काटने से भी ये हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। अक्सर विशेषकर मौसम बदलने पर अनेक लोगों को सर्दी जुकाम से पीड़ित देखते होंगे। घर में एक व्यक्ति को होने के बाद दूसरे सदस्य भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। हाँ, वास्तव में ये होता है। तो यह विषाणु या वायरस जनित रोग है। ग्रसित व्यक्तियों के छींकने पर जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं और संपर्क में आने वाले तो यह विषाणु या वायरस जनित रोग है। ग्रसित व्यक्तियों के छींकने पर जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं, संपर्क में आने वाले व्यक्ति को श्वास के माध्यम से पहुंचकर उसे भी संक्रमित कर देते हैं। जलवायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ये सब रोग जो होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होते हैं। आगे देखिए, जब हम बाहर की कड़ी धूप से होकर अंदर आए तो पानी ठंडी नहीं पीना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर ग्रास और श्वास नली के आसपास जो जीवाणु रहते हैं वे हमारे धूप में रहने के कारण
काफ़ी उच्च तापक्रम पर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी के संपर्क के कारण जीवाणुओं का तापमान अचानक गिर जाता है। तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणुओं में प्रजनन दर तेज कर देता है। इससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। यही कारण है कि जब मौसम बदलता है तो तापमान में अचानक होने वाली परिवर्तन के कारण हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात जब मौसम एक सा रहता है तो हमारे ऊपर जीवाणुओं का आक्रमण कम होता है। तो ऐसे भी होता है। आगे देखते हैं। कहा गया है रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही उससे बचाव सबसे उत्तम उपाय है। जब कभी भी सर्दी जुकाम हो, छींकते समय मुंह नाक साफ, स्वच्छ रुमाल रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखें। भोजन पानी को स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखें। सूक्ष्म जीव जनित रोग संपर्क के अतिरिक्त कुछ कीटों एवं जंतुओं के माध्यम से भी फैलते हैं। वास्तव में कीट या जंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के वाहक का कार्य करते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि इतना ही तक पढ़ते हैं, पेज नंबर 93 तक। अगले वीडियो में हम 94 पेज से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 12 चैप्टर है, ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वीडियो लंबा होने के कारण अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है। इसके तहत हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका लेकर के आएंगे। और पार्ट 2 में क्या किया जाएगा कि इससे रिलेटिव जो हम लोग 94 से पेज नंबर 94 से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।